डीसी सीरीज जनरेटर। देखो इसमें ये एक पूरा एक वन सिंगल लूप है, ठीक, पूरा पूरा एक सिंगल पूरा पूरा यहां से यहां तक लूप जा रहा है। इसमें कितने लूप दिखाई दे रहे हैं? एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, इसमें एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा, इसमें एक लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा। ये तो जितने अलग अलग रास्ते होंगे उतने अलग अलग तरह के करंट्स फ्लो करेंगे। इसमें खाली एक रास्ता जा रहा है। करंट का फ्लो बेसिकली पानी के ट्यूब्स की तरह से होता है। ये मान लीजिए ट्यूब है, इस ट्यूब में से यहां से 2 लीटर पर सेकंड आ रहा है पानी, और इसमें अगर 1.5 लीटर जा रहा है तो यहां पर कितना जा रहा है? क्या 0.5 से कम या ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। इट हैज टू बी सेम, सेम ही रहेगा बिल्कुल। और अगर इसको इस तरह जोड़ दिया जाए, यहां पर मान लीजिए आपने पंप लगा रखा है, यहां पर 2 लीटर जा रहा है, यहां पर कितना होगा? यहां अगर 2 है तो यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? यहां पर कितना होगा? ये भी 2 होगा, ये भी 2 है, यहां पर भी 2 लीटर होगा, यहां भी 2 लीटर, यहां भी 2 लीटर, ये सारा यहां पर 0.5 है, यहां पर कितना होगा? यहां पर कितना होगा? 0.5। ये 1.5 है, यहां पर 1.5, यहां पर 1.5, 1.5, 1.5, और यहां पर करता हुआ 1.5 और 0.5 फिर दोबारा मिल जाएगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। वही चीज करंट के साथ में होती है। और मान लीजिए अगर ये ऐसा होता कि इसमें यहां पर नहीं होता, ये इस तरह से होता, तो यहां पर अगर 2 लीटर तो यहां पर 1.5 होता या नहीं होता? तो यहां पर कितना होता? 2। पूरे इसके पूरे में एक करंट चल रहा होता, एक मतलब वैल्यू चल रही होती, दैट वुड हैव बीन 2 लीटर्स पर सेकंड। वो चीज उसी तरीके से इसके अंदर है, ठीक है। इसके बेस पर ये याद रखिएगा कि आपको इसके अंदर अलग अलग करंट्स बताने हैं। पहले हर सर्किट डायग्राम का करंट्स की वैल्यूज बताइए। इसके अंदर 3 करंट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक करंट वो है जो इस आर्मेचर, इस पूरी मशीन के अंदर से बाहर निकल रहा है, दैट इज IA। IA इज द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है। ये सीरीज फील्ड है, फील्ड सब लोगों को याद है? फील्ड वो है जिसमें से मैग्नेट में से फ्लक्स निकलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड के अंदर जितना करंट जा रहा है, इसमें जितना बाहर निकल रहा है, दैट इज ISC, सीरीज फील्ड करंट। जितना लोड रेजिस्टेंस है उसके अंदर जितना करंट जा रहा है, दैट इज द लोड करंट, ठीक है। तो इसमें IA, ISC और IL, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा? IA सबसे बड़ा होगा, और IA यहां से गया और फिर इधर गया, यहां पर IA, यहां पर कितना हो जाएगा? ISC। ISC बड़ा होगा कि छोटा होगा? ISC छोटा हो जाएगा, अच्छा छोटा हो गया। और IA माइनस ISC बचा हुआ करंट कहां गया इसमें से? IL में। कैसे? यहां से IL में कैसे पहुंच गया? तो एक ही रास्ता जा रहा है, यहां गया, ये गया, ये गया, पूरा एक ही तो करंट जा रहा है पूरा। ठीक है, पूरा एक ही करंट जा रहा है, दैट इज द पॉइंट। ये पूरा खाली इसके अंदर एक रास्ता है, तो जितना ये करंट यहां से जा रहा है वही करंट इसके अंदर गया, वही करंट यहां गया, वही यहां गया, यहां से पूरा पूरा एक ही तो करंट जा रहा है। सो IA इज इक्वल टू ISE इज इक्वल टू IL। लेट अस से दिस करंट वाज I, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कुछ बोल देते हैं, ठीक है। इसमें बताओ, IA वो वाला करंट है जो जनरेटर के अंदर से निकला है, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा करंट वो जाएगा यहां से फील्ड के अंदर, ISH, और बचा हुआ करंट सारा लोड रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। तो IA, ISH और IL में सबसे बड़ा कौन सा हुआ? IA। आर्मेचर करंट सबसे बड़ी है क्योंकि ये इसके अंदर जनरेट हो रही है, इसमें से निकल के जा रही है, इसमें से थोड़ी सी करंट इसके अंदर जा रही है। सो IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, इस तरह से ये वाला चीज सॉल्व करने मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि करंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिए कि जनरेटर है तो जनरेटर में IA सबसे बड़ा होगा ऑलवेज। IA और EG ये दोनों सबसे बड़े होंगे। करंट में सबसे बड़ी IA होगी और वोल्टेज में सबसे बड़ा EG होगा। दिस यू मस्ट रिमेंबर फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। मोटर के केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, विल सी। इस कंडीशन बता सकते हैं IA और ISC में कौन सा बड़ा है? ध्यान से बताइए, ध्यान से सोच समझ के, बिना जल्दीबाजी मचाए हुए ये बताइए, IA और ISE इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? दोनों इक्वल हैं, क्या बात है, वेरी गुड, दोनों इक्वल हैं।
दैट्स करेक्ट। आईए और आईएससी दोनों बराबर हैं क्योंकि एक ही पाथ जा रहा है, देयर इज ओनली वन पाथ। और ये पाथ जो यहां तक पहुंच गया, इसके बाद इसमें और आईएसएच में कौन सा बड़ा है? आईए और आईएसएच में, आईए और आईएसएच में कौन सा बड़ा है? आईएसएच बड़ा है। क्यों? आईएसएच बड़ा कैसे हो जाएगा? अभी तो बताया, जनरेटर्स के केस में आईए ऑलवेज सबसे बड़ा होगा। आईए वो करंट है जो जनरेटर ने जनरेट किया है, बाकी जितने भी करंट है वो सारे आईए में से निकल के भेजे जा रहे हैं। आईए वो वैल्यू है जो जनरेटर ने दी है आपको, उसमें से आप अपना यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा सा यहां लगा दिए, थोड़ा सा वहां लगा दिए, थोड़ा सा वहां लगा दिए। इसलिए इस केस में क्या होगा? आईए इज इक्वल टू आईएसई विच इज इक्वल टू आईएसएच प्लस आईएल। ठीक, समझ गए सब लोग ये वाली चीज? इसको रटने से ज्यादा जरूरी ये इस चीज को समझना। अगर आपको ये वाले इक्वेशन निकालने आ गए तो फिर आप लोगों के लिए सब कुछ बड़ा आसान कम पड़ जाता है, सब कुछ बड़ा आसान है, फिर आप सीधे एग्जाम में जा करके बिना रटे हुए जाकर कर सकते हैं। अगर रटना पड़ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरीके से चारों डायग्राम के अंदर, और ऐसे ही चार आएंगे भी मोटर्स के लिए तो और कंफ्यूज हो जाओगे। अब कौन सा ऐसा जना है जो मेरे को ये बताएगा कि इसके इक्वेशन क्या होंगे? करंट के इक्वेशन। डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, इस वाले के करंट की इक्वेशन क्या है? हाँ, IA इज इक्वल टू ISH प्लस ISE विच इज ऑल्सो इक्वल टू ISH प्लस IL, क्योंकि ISE और IL दोनों बराबर है, तो ISE और IL दोनों बराबर है। ये है इसके क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले कि हम और आगे मैं वोल्टेज वाली इक्वेशन बताना शुरू करूं, ज्यादा जरूरी ये है कि सारे स्टूडेंट्स ये समझें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इक्वेशंस किस तरह फॉर्म हो रखे हैं। देखिए, ये जनरेटर जनरेटर का आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ है, ईएमएफ जनरेट हुआ है, ईएमएफ बना है, और वो ईएमएफ की वैल्यू ईजी है। ये ईजी, ये समझ लीजिए दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर। पूरे सर्किट के अंदर जितनी पावर फ्लो कर रही है उसका सोर्स इज दिस ईजी। इस ईजी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। एंड बाय द वे, अगर आपने यहां पे लोड रेजिस्टेंस नहीं लगा रखी होती या मान लीजिए सर्किट यहां पे खोल रखा होता तो क्या आईएससी और आईएल फ्लो करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? सर्किट पूरा नहीं हुआ है। सर्किट पूरा अगर नहीं हुआ तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे यहां पर अगर आप देखते हैं तो जो वाटर के ट्यूब्स वाला मैंने सर्किट बता रखा था, ये मान लीजिए पूरा सर्किट ये है, तो इसमें आपने ये पंप लगा रखा है और वो इसमें से 2 लीटर पर सेकंड यहां भेज रहा है। इसमें मान लीजिए आप यहां पे ट्यूब्स को बंद कर दीजिए, मतलब ट्यूब्स को आपने यहां से यहां तक लाए, एक ट्यूब यहां से यहां तक की थी, एक ट्यूब यहां से यहां तक की थी, ये ट्यूब है, और इनको आपने जोड़ नहीं रखा है, तो यहां से 2 लीटर पानी यहां से भेजा जा रहा है। क्या यहां से यहां पे आएगा? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, वो तो पूरा स्प्रे हो जाएगा, पूरा इधर उधर फैल जाएगा। ठीक, तो जिस तरह से ब्रोकन सर्किट के अंदर करंट फ्लो, वाटर फ्लो नहीं कर सकता, उसी तरीके से ब्रोकन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, तो अब देखिए, इसके अंदर से मेन पावर आई है, मेन जो जनरेटेड ईएमएफ है दैट इज ईजी। आरए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको। तो ईजी इज द जनरेटेड ईएमएफ, ये इसने करंट जनरेट करना शुरू किया। ये करंट जब जनरेट होगा तो इसके अंदर से जैसे ये जो ये लगा रखे हैं ब्रशेज, ये ब्रशेज हैं, ये ब्रशेज एक्चुअली ब्लैक बनाए जाते हैं, मैंने इनको ब्लैक नहीं कर रखा है, ये ब्लैक कर दिएगा सारे। तो ये इसके अंदर से जो इस पूरे आर्मेचर में से जो करंट निकलती है, दिस इज आर्मेचर करंट, ये सबसे बड़ी होती है। टिपिकल वैल्यूज अगर इसकी देखी जाए तो करीब करीब ऐसी होगी। मान लीजिए लोड करंट वॉज से 10 एम्पियर्स, अगर लोड करंट 10 एम्पियर थी, इसका मतलब ये है ये जनरेटर लोड में मैक्सिमम 10 एम्पियर तक दे सकता है। एम्पियरेज के केस में क्या किसी को कोई आइडिया है अप्रोक्सीमेटली? जैसे फॉर एग्जांपल ये पंखे हैं, करीब करीब कितना करंट लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? कैसा भी कोई भी रफ, कैसा भी कोई आइडिया हो, अगर गलत आइडिया तो भी मैं उसको ठीक कर दूंगा, कोई भी आइडिया लगाइए। मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10-15 एम्पियर, 40-50 एम्पियर, 100-150 एम्पियर, एनी आइडिया?
2 और 3 एम्पियर, दैट्स करेक्ट, ये वाली बात सही है। 2 और 3 एम्पियर्स मतलब क्लोज टू 2, 2.5 इस एम्पियरेज के हिसाब से अकॉर्डिंगली रहता है। ठीक, पंखे की जो एक नॉर्मल पंखे की जो करंट जाती है दैट इज क्लोज टू 2 एम्पियर्स, इससे ज्यादा नहीं लेता, इससे कम ही लेगा हो सकता है अगर लेता। जबकि इसके बजाय अगर आप बड़े साइज की मोटर्स अगर लगा रहे हैं, बड़े साइज की अगर आप मोटर्स लगाते हैं तो उनके करंट जो रेंज है दैट कैन एक्सीड फ्रॉम 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर भी हो सकती है। 5-6 एम्पियर इज अ लॉट, 5-6 एम्पियर बहुत ज्यादा हो जाता है। 5-6 एम्पियर का मतलब यह है अगर वो करंट किसी तरीके से आपकी बॉडी में से पास हो गई तो आपका जलना शुरू हो जाएगी, पूरी बॉडी अंदर जल जाएगी। झटका जो आपको लगता है वो वोल्टेज की वजह से लगता है, और जो हीटिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ करंट। आपकी बॉडी की जो अपनी रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो करती हुई जा रही है, I2R हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। वो आपको जला देता है। तो ज्यादा करंट जितना ज्यादा होगा वो पूरा जलाएगा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना आपको झटका लगता है बेसिकली, ये चीज। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह होती हैं इसमें कभी आपने कोई चिड़िया उड़िया चिपकी हुई देखी हो बॉडी के थ्रू, अगर अर्थिंग हो जाती है, हालांकि चिड़िया उसमें बैठे होते तो चिड़िया नहीं चिपकते। अगर कोई ऐसा तरीका है कि उसमें कोई चीज उसमें भी चिपकी हुई, उसमें भी टच कर गई और ग्राउंड पे भी टच कर गई, मतलब मान लो ऊंचे घर हैं, घरों के ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उसने अगर तार को किसी तरह टच कर लिया तो उसके बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। और वो जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन लाइंस, हाई टेंशन लाइंस होती हैं, उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इज मोर देन 400-500 एम्पियर्स। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इतनी हम लोग सोच भी नहीं सकते 400-500 एम्पियर कितना ज्यादा हो जाएगा, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर पूरा जला खत्म कर देता है। ठीक, तो उसी का आइडिया लेने के लिए मैंने आपको ये बताया था। खैर, तो मान लीजिए लोड के अंदर ये सप्लाई दे रहा है दैट इज 10 एम्पियर्स। तो ऐसे में शंट फील्ड करंट की जो टिपिकल वैल्यू होती है दैट इज नॉट मोर देन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बहुत ज्यादा हो गई तो 1.2 एम्पियर्स, तो 1 एम्पियर मान के चल लेते हैं, 1 एम्पियर इधर गया, तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर करंट कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर उधर गई, 1 एम्पियर इधर गई, आर्मेचर करंट कितनी होगी? 11 एम्पियर, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात, 11 एम्पियर। अभी ये तो देखा था I इज इक्वल टू ISH प्लस IL, IL की वैल्यू 10 एम्पियर है, ISH की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो ISH कितनी हो गई? 11 एम्पियर। दिस इज 11 एम्पियर। ये 11 एम्पियर यहां से निकला, ऑफ कोर्स यहां से उतना ही निकाला जाएगा जितना यहां पर जरूरत होगी, 1 एम्पियर तो इस तरह जाता रहेगा। ये वैल्यू समझिए, शंट फील्ड के अंदर जितनी करंट जा रही है 1 एम्पियर वो हमेशा जाती रहेगी। अगर आपने यहां पर लोड नहीं भी लगा रखा, लोड हटा दीजिए तो भी इसमें से 1 एम्पियर निकलेगी, वो पूरी 1 एम्पियर इसके अंदर जाएगी और यहां से वापस आ जाएगी, 1 एम्पियर घूमती रहेगी। इसमें से उतनी करंट निकाली जाएगी जितनी लोड को जरूरत होगी, लेकिन करंट मैक्सिमम करंट इसमें से ही निकलेगी। अब अगर लोड ने ज्यादा रिक्वायरमेंट अपनी कर दी और वो 15 एम्पियर लेने लग गया तो यहां से आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 एम्पियर। ठीक, अगर वो 15 एम्पियर लेना शुरू कर दे तो 15 + 1 इज 16 एम्पियर, तो 16 एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से करंट डिवाइड हो रही है अलग अलग। वही वाली चीज अगर इसके अंदर देखते हैं, एक एम्पियर क्यों है? गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सीरीज फील्ड की जो रेजिस्टेंस है उसका यहां पे सिंबल बनाया हुआ है RSE। शंट फील्ड की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहां पे दे रखी है RSH, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की क्या जो सिंबल है यहां पे दैट इज RA। ये तीनों सिंबल्स हैं, RA, RSH और RSE। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, इन सब की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। देखो, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है? जो मोटर है उस मोटर के अंदर आपने स्लॉट्स के अंदर, स्लॉट्स याद है रोटर के अंदर आपने स्लॉट्स बना रखे थे, स्लॉट्स के अंदर मोटी मोटी कॉपर की बार्स या थिक वायर से वाइंडिंग कर रखी थी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? R इक्वल टू रो से क्या होता था? R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो A की वैल्यू जितनी बढ़ जाएगी उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगी। जितनी एरिया की क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जितना वो तार थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। आर्मेचर के अंदर पूरी कॉपर की बार्स लगा रखी हैं, तो आपको क्या लगता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा कि कम? बहुत कम होगी। दैट्स, ये बिल्कुल सही बात है। उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, एंड इट इज टिपिकली RA की वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0.5 ओम्स टू से बहुत ज्यादा हो गया तो 1.5 ओम्स, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है,
क्या ये वाला रीजन सबको समझ में आ गया कि इसकी रेजिस्टेंस कम क्यों होती है आर ए की वैल्यू? क्योंकि उसमें जो भी वाइंडिंग कर रखी होती है वो बहुत मोटे तार से करी होती है, इट्स अ वेरी थिक वायर, इसीलिए उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। आरएसई की वैल्यू भी, क्योंकि इट इज इन अ सीरीज सर्किट के अंदर होता है, इसलिए आरएसई की वैल्यू भी आरए के बराबर होती है। 0.5 ओम से लेकर करके अगर बहुत ज्यादा हो गई से 2.5 ओम तक चली जाएगी, नहीं तो मोरलेस आरए के बराबर ही रहती है, ठीक है। लेकिन आरएसएच देखो, जो आरएसएच की वैल्यू यहां है मोरलेस उतनी यहां भी होती है, उतनी यहां पर भी होती है, उतनी ही आरएसएच की वैल्यू इस वाले में भी होती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड में भी, और उतनी वैल्यू शंट जनरेटर में के अंदर भी होती है। हर एक के अंदर उतनी की उतनी वैल्यू होती है। शंट जनरेटर का एग्जांपल लेते हैं जिससे सबसे आसानी से समझ में आ जाए। जनरेटर के जो टिपिकल जनरेशन वोल्टेज हैं वो कितने होंगे? एक जनरेटर में से जितना वोल्टेज बनता है वो वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कोई आइडिया है? अच्छा कोई बात नहीं, अगर उसका आइडिया नहीं है, घरों के अंदर जितना नॉर्मल वोल्टेज आ रहा होता है वो कितना वोल्टेज होता है? 220। अगर कभी ये वोल्टेज कम हो जाता है घरों के अंदर, तब क्या घर में होता है? वो कुछ आइडिया किसी को? लाइट डिम हो जाती है, पंखे एकदम धीरे चलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या चाहेंगे कि जनरेटर जितना वोल्टेज बनाए वो कितना होना चाहिए? 220। क्या ये वैल्यू क्लियर है? तो जनरेटर 220 वोल्ट ही बनाता है, जितना वोल्टेज आप चाहते हैं उतना ही पूरा वोल्टेज देता है। लेट अस से इट इज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट उसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, 200 वोल्ट। यहां पर जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस दैट इज 200 वोल्ट, लोड के अक्रॉस जितना वोल्टेज पहुंचा दैट इज 200 वोल्ट। जितना 200 वोल्ट यहां पर है उतना ही 200 वोल्ट यहां पर भी है, उतना ही 200 वोल्ट इस आरएसएस के अक्रॉस भी है, ठीक है। अगर आरएसएस के अक्रॉस 200 वोल्ट है और आरएसएस की वैल्यू 1 ओम्स हो गई, जो नॉर्मली आर्मेचर रेजिस्टेंस की या सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम्स होती है, अगर इसकी वैल्यू 1 ओम्स हो गई और वोल्टेज यहां पर 200 वोल्ट था, तो ओम्स लॉ होती है V = IR। आर की वैल्यू 1 ओम्स है, वोल्टेज की वैल्यू 200 ओम्स है, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 एम्पियर। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना छोटा जनरेटर है और 200 एम्पियर जल जाएगा, सारी वाइंडिंग वगैरह जल जाएगी। इसीलिए आप क्या चाहेंगे? शंट फील्ड करंट की वैल्यू भी मोरलेस उतनी ही रहे, बहुत कम रहे, इट शुड बी वेरी मिनिमल, जिससे कि जितनी करंट इसके अंदर निकल रही है, आर्मेचर के अंदर जितनी करंट निकल रही है, वो मैक्सिमम करंट लोड करंट के अंदर जाए, लोड के अंदर जाए। शंट फील्ड ये नहीं जैसे वो चीज होती है ना, दुकान खोल के बैठे हुए हैं और जितनी अपनी मिठाई थी खुद ही खा गए, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, बिल्कुल बेसिकली सारा जीरो हो गया, वो चीज है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि जितना भी आप इसके अंदर जितना करंट बना रहे हैं वो सारा करंट वो खुद ही कंज्यूम करते गए, खुद ही बहुत खुश हो गए, हमने बहुत बढ़िया करंट जनरेट कर लिया, खुद ही खा जाते हैं, तो लोड क्या करेगा? इसलिए आप चाहते क्या है कि इसकी करंट भी मिनिमल रहे। अगर इसकी करंट मिनिमल आपको 1 एम्पियर के बराबर रखनी है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी एग्जैक्टली? 1 एम्पियर। आप चाहते हैं कि ISH करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रहे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 ओम। दैट्स करेक्ट, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रहे, 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 200 ओम करनी पड़ जाएगी। टिपिकली आरएसएस की जो वैल्यू होती है, आरएसएस की जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम 50 ओम्स टू 400 ओम्स, 50 से लेकर के 400 ओम्स तक की वैल्यू उसकी होती है, ठीक। दीज आर द टिपिकल वैल्यूज, यही नॉर्मल केस में वैल्यू होती है, डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज रेंजेस। मतलब जो आपने जनरेटर जो लगा रखा है, जनरेटर के जो अपने अपने अलग अलग वोल्टेजेस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आरएसएस की वैल्यू कितनी है, 50 से 400 ओम्स तक की होगी, ठीक है। जितना भी इसके अंदर करंट बना रहे हैं उसमें से आप चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट लोड के लिए बचा के रखा जाए, लोड के अंदर जाया जाए। अगर वो सारा करंट अगर इसकी फील्ड जो है वो फील्ड्स ही अगर खा गई, फील्ड्स के अंदर करंट क्यों भेजा जा रहा है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे क्लियर कर लेते हैं। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है, कोई एनी आइडिया? हालांकि मैं आइडिया क्या पूरा जवाब दे चुका हूं आपको पहले ही, कि इसके अंदर से जो करंट निकल रहा है उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट लेकर करके इन फील्ड के अंदर करंट क्यों भेजा जा रहा है? फील्ड्स में करंट क्यों भेज रहे हैं? ईएमएफ, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं, वो तो बात की बात है, ये आंसर है, लेकिन ये बात का आंसर है कि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो स्टेप कौन सा है? इसके अंदर करंट क्यों भेज रहे हैं? करंट भेजने की जरूरत क्या है इसके अंदर? वो कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा? इसके अंदर करंट भेज क्यों रहे हैं?
वेरी गुड। ये करंट जो भेजी जाती है इन फील्ड्स के अंदर करंट भेजने का पर्पस क्या है? उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की वजह से उसके अंदर क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स करेक्ट। उसके अंदर से निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को जब रोटर घूमेगा और काटेगा, ये रोटर है, इस रोटर जब घूमेगा और काटेगा तो उसके अंदर से ईजी बनना शुरू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक। अब हम शुरुआत में पूरे सीरीज जनरेटर पे आ जाते हैं, और अब इसके वोल्टेज इक्वेशंस देखिए। वोल्टेज इक्वेशंस क्या है? ये ईजी है, पूरा वोल्टेज जितना बना वो वोल्टेज पूरा यहां था। अब इस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब लिटरली समझ लीजिए कि जैसे ये मान लेते कोई छोटा बच्चा 50 टॉफियां लेकर के दुकान से चला, और जितने उसके दोस्त मिलते गए, हर दोस्त को जो ज्यादा अच्छा दोस्त था उसको उसने 5 टॉफी दे दी, जो बेकार सा लगा, जो ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है उसको 1 टॉफी दे दी, 2 टॉफी दे दी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ दोस्ती। तो करते करते ये सारे वो टॉफी जो है वो ड्रॉप करता गया। इवेंचुअली जब घर में पहुंचा है तो 50 में से उसके बाद 5-6 ही रह गई थी, मतलब मे बी नॉट 5-6 रह गई थी, बट 20 टॉफियां रह गई थी, 20-25 टॉफियां रह गई थी, मैक्सिमम चीजें ड्रॉप हो गई। उसी तरीके से ये वाली चीज है। ईजी इज द मेन वोल्टेज, मास्टर वोल्टेज, जो इसके अंदर जनरेट हो रहा है। इसमें से कुछ ड्रॉप इसके अंदर भी हो जाएगा, कुछ ड्रॉप इसके अंदर हो जाएगा, बचा हुआ वोल्टेज यहां पर आपको मिलेगा। इसके अक्रॉस IL इंटू RL, VL is equal to IL into RL, and this formula is true for all the 4 types. ये आप चारों हेडिंग्स के अंदर ये वाली चीज लिख लीजिए, that VL is equal to IL RL। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सब में लिखूंगा नहीं, चारों में सब में लिख लीजिए, सारे स्टूडेंट्स प्लीज लिख लीजिए VL is equal to IL into RL। और ये VL कौन सा वोल्टेज है? ये VL वो वाला वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर, ये जो लोड रेजिस्टेंस आपने लगा रखी है, इसके दोनों सिरे जो है, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका मतलब यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कोने जो है, इन दोनों कोनों के अक्रॉस जितना वोल्टेज आ रहा है, दैट वोल्टेज इज VL। और इसका एक और मतलब ये है कि अगर ये VL है, इसका मतलब इस कंडीशन में अगर शंट वाला जनरेटर अगर आप देखते हैं, अगर ये VL है तो ये भी VL है और ये वाला भी VL है। पैरेलल सर्किट्स के अंदर वोल्टेज बराबर रहते हैं, तो जितना वोल्टेज यहां से यहां तक का है उतना ही वोल्टेज यहां से यहां तक भी है, उतना ही वोल्टेज यहां से यहां तक भी है। ऑल्दो सीरीज जनरेटर के अंदर ये वाली चीज नहीं है। सीरीज के अंदर EG इज इक्वल टू, इसके अंदर ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IA इंटू RA, IA इंटू RA प्लस कितना ड्रॉप, यहां पर कुछ ड्रॉप हुआ, दैट इज IAC इंटू RAC, विच IAC इज ऑलरेडी इक्वल टू IA। तो अगेन IA इंटू RSE प्लस वही आर्मेचर करंट इसके अंदर पहुंची है IL इंटू RL, विच इज अगेन IL इक्वल टू IA। तो यही IA इंटू RL। तो EG की वैल्यू ये हो गई। सो EG इज इक्वल, और IA इंटू RL, दिस इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं हम? VL is basically known as the load voltage, VL, ठीक है। तो this plus VL तो अलग रहेगा, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि EG is equal to VL plus IA into RA plus RSE। ये पूरा ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब वेस्टेज। IRA की वैल्यू नॉर्मली मान लीजिए 10 एम्पीयर के अंदर निकल रहा है, तो EG was say 240 वोल्ट्स, 240 वोल्ट, टिपिकल वैल्यू समझ के चलिए। EG की वैल्यू अगर 240 वोल्ट थी और लोड ने कहा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर लोड में चाहिए था, तो IARA ड्रॉप कितना हो जाएगा? RA की नॉर्मल वैल्यू हम क्या मान सकते हैं? RA की नॉर्मल वैल्यू, वहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं 1 ओम्स, ठीक है, 1 ओम मान लीजिए RA की वैल्यू। अगर RA की वैल्यू 1 ओम है और आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी हमने मानी? 10 एम्पियर, तो IARA ड्रॉप कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, दैट्स करेक्ट, 10 वोल्ट, सिंपल। IA इंटू RA, IA की वैल्यू 10 एम्पियर है, RA की वैल्यू 1 ओम है, 10 इंटू 1 इज 10, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हो गया। तो 240 में से 10 इसमें रह गया, कितना बचा? 230 वोल्ट्स। 230 वोल्ट्स यहां से यहां तक मिल रहा है, यहां से यहां तक आपको 240 मिल रहा है, इसमें से 10 कम हो गया, बचा हुआ वोल्टेज जो
जो यहां से यहां तक मिल रहा है दैट इज 230 वोल्ट्स। अब इसमें से काउंट करेंगे तो इसमें ISC की वैल्यू, RSC की वैल्यू नॉर्मली कितनी मानते हैं, RA के बराबर मानते हैं। ISC की वैल्यू कितनी है, IA के बराबर है, तो इसमें कितना ड्रॉप होगा 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हो गया। तो यहां से यहां तक 240 था, यहां तक 230 हो गया, यहां तक 220 हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक जो हो गया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, तो दिस वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। तो VL की वैल्यू 220 वोल्ट हो गई, तो 220 वोल्ट आपको मिलेगा। तो ये ड्रॉप्स की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि अलग अलग ड्रॉप्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, ये चीज होगी। अब इस शंट जनरेटर के लिए लिख लीजिए, VL इज इक्वल टू IL, VL इज इक्वल टू IL RL। क्या VL की वैल्यू किसी और के बराबर भी है? यहां पर अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, जो VL यहां है उतना ही वोल्टेज यहां पर भी आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उतना ही पॉइंट वोल्टेज यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट, ये एक ही है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों एक ही है, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट भी एक है, इसके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक नहीं है, क्योंकि बीच में ये एक पैरामीटर लगा हुआ है, एक एलिमेंट यहां पर लगा रखा है, ठीक है। तो VL की वैल्यू IL इंटू RL है, और VL की वैल्यू और किसके बराबर हो जाएगी, ISH इंटू RSH, दैट्स करेक्ट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ISH इंटू RSH। और EG की वैल्यू, जिस तरह से ये जो वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है, उस तरीके से अगर EG की वैल्यू निकालेंगे तो EG की वैल्यू कितनी निकल के आ रहेगी, EG इज इक्वल टू, बताओ यहां पर ड्रॉप कितना होगा, इसके अंदर कितनी करंट जा रही है, इसके अंदर से करंट इसके अंदर कितनी जा रही है, IA, ठीक। RA में हमेशा खाली IA जाती है और कोई करंट जाती ही नहीं है, इसमें खाली IA जाती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, RA, तो ड्रॉप कितना हो गया, IARA प्लस यहां से यहां तक में इतना ड्रॉप हो गया, पर यहां से यहां तक ये कितना वोल्टेज है, VL, ये हो गया, ठीक। तो दिस इज इज इक्वल टू IARA प्लस VL, ये वाला हो गया। उसके हिसाब से अब अगर आप ये वाला लिख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अब बताइए, VL इज इक्वल टू IL RL ऑल्सो इक्वल टू ISH RSH, लिख लीजिए ये वाली चीज भी, VL इज इक्वल टू IL RL एंड ऑल्सो इक्वल टू ISH इंटू RSH। सब लोग लिख लीजिए इस चीज को। और वोल्टेज की वैल्यू बताओ, EG इज इक्वल टू IARA प्लस ISC RSC प्लस VL, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात। और इसमें आपको यह पता है कि ISC और IA दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आप इसमें कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू VL प्लस IA इंटू RA प्लस RSE। ISC और IA दोनों बराबर हैं, तो वो हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर, RA प्लस RSE। और इसके इक्वेशन, लास्ट वाले की इक्वेशन मैं वहां पे लिखता हूं, अब इसमें बताइए, इसका इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा सा। VL इज इक्वल टू IL इंटू RL, ये सब लोगों ने लिखा हुआ है, VL इज इक्वल टू IL RL। ये बताओ यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज कितना है, EG, क्लियर है सब लोगों को? यहां से लेकर के इस पॉइंट तक का वोल्टेज EG है। अब यहां से, यहीं से लेकर के यहां तक का वोल्टेज कितना है, EG माइनस IR है, EG माइनस आई है भाई, 240 में से 10 आप माइनस करते हैं ना, तो EG माइनस IR है। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो अभी आपने बताया EG माइनस IR है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज हो गया EG माइनस IR है, प्लीज नोट दिस, EG माइनस IARA इज इक्वल टू
ये जो वोल्टेज है यही वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है, तो Eg माइनस आई आर बराबर आई एस एच आर एस एच, दिस इज इक्वल टू आई एस एच आर एस एच। क्लियर है सब लोगों को, ये वाली चीज समझ में आ गई? 240 वोल्ट था, 240 में से 10 वोल्ट जब आप घटा देंगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा यहां से यहां तक का, ठीक है। और वो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है? यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है? VL, ठीक है। और इसमें जब आप ये वाला भी जोड़ देंगे, इतना वाला, ये वाला ड्रॉप कितना है? ISC RSC, ठीक है। तो यहां से इस तरफ अगर आ रहे हैं तो VL प्लस ISC RSC आपको यहां से यहां तक का दे रहा है, और इधर से अगर देख रहे हैं तो वही चीज वैल्यू EG प्लस IRA के बराबर है, ठीक है। सो EG माइनस IRA के बराबर है। सो EG माइनस IARA इज ऑल्सो इक्वल टू VL प्लस ISC RSE। दो अलग अलग रास्तों से वहां पहुंच गए। नाक को आपने चाहे ऐसे पकड़ा, चाहे हाथ घुमा के पकड़ लिया, नाक तो नाक ही रहेगी। तो हमारी नाक क्या है? यहां से लेके यहां तक की है। अब चाहे आप इधर से पहुंचे शॉर्टकट से, चाहे लॉन्ग कट से आए, दोनों तरीके से बात वही पड़ने वाली है। शॉर्टकट से पहुंचे तो आपको मिला EG माइनस IRA, लॉन्ग कट से अगर आ रहे हैं तो VL प्लस ISC RSC उस तरफ से निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि EG इज इक्वल टू IARA प्लस ISE RSE प्लस VL। ये कंप्लीट हो गया। दिस कंप्लीट्स ऑल द इक्वेशंस, ठीक। इन चारों के लिए इक्वेशंस निकालने का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ये इक्वेशन निकालने का पर्पस हमारा क्या है कि इससे हमको जनरेटर के बारे में पूरी कंप्लीट इनसाइट मिल जाती है कि अलग अलग तरह के जो जनरेटर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेंगे, किसमें वोल्टेज हमको ज़्यादा मिलेगा, किसमें हमारा ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, किसमें करंट ज़्यादा मिलेगी, किसमें करंट कम मिलेगी। और इसके हिसाब से इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, मान लीजिए आपको पास लॉन्ग स्टैंड कंपाउंड जनरेटर दे रखा है, उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करने के काम में ये इक्वेशंस ही आएंगे। इन्हीं इक्वेशंस के बेस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी जरूरत क्या है कि इससे आपको जनरेटर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आते हैं। तो अलग अलग लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग जनरेटर्स यूज कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग तरह के लोड जो होते हैं, मतलब लोड कई तरह के होते हैं। कुछ केस में आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, करंट कम चाहिए, कुछ केस में वोल्टेज कम चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए, कुछ केस में वोल्टेज करंट दोनों ज़्यादा चाहिए, कुछ केस में दोनों कम चाहिए। अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड यू कैन यूज दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर्स। इसलिए वाली चीज़ करते हैं, ठीक है।